नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी अब तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और दोनों के लिए चुनौतियां भी हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है हालांकि, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे चुनौती के रूप में देख रही हैं। हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मंगलौर विधानसभा सीट बीजेपी की कभी नहीं रही। बावजूद इसके बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है और केदारनाथ उपचुनाव को बीजेपी भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, केदारनाथ का जो उपचुनाव है कांग्रेस के लिए ना सही लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से मंगलौर और उसके बाद बद्रीनाथ में 2 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद ये उपचुनाव कहीं ना कहीं साख का सवाल है। देखिए अभिषेक, लगातार ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि अब भाजपा पूरी तरीके से सक्रिय होती नजर आ रही है और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर वहां जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है और तरह तरह के वायदे भी कर रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा चुनाव है, एक चुनौतीपूर्ण यह चुनाव माना जा रहा है और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर दावा भी कर रही है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो पार्टी की रणनीतियां हैं, जो भाजपा की रणनीतियां हैं, वो लगातार देखी जा सकती है। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा है भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही सीटों से हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो भाजपा की बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं हमारी उपलब्धि है, हमारी यह हार नहीं है और आगे हम जीत के लिए मंथन कर रहे हैं। किस तरह से जीत हासिल की जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। अभिषेक, तो अब ऐसे में जैसे अभी प्रतिक्रिया हमने सुनवाई संजय, उसमें ये साफ है कि बीजेपी के नेता का ये कहना है कि हम रणनीति बिल्कुल अलग बनाएंगे, जो कमी रह गई बद्रीनाथ में वो कमी हम नहीं रहने देंगे। तो बीजेपी ने क्या ऐसा रिसर्च किया ग्राउंड पे कि जो कमी दिखी बद्रीनाथ में उसे दुरुस्त करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है? देखिए, अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो वहां पर जो चुनाव हुआ है और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक भी की है। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखाई देते हैं। अगर मंगलौर उपचुनाव की बात की जाए तो मंगलौर में भी भाजपा से जो प्रत्याशी थे करतार सिंह भड़ाना थे, वो 422 वोटों से हार गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीते चुनाव की अपेक्षा भाजपा को यहाँ जीत हासिल हुई है। लेकिन दोनों ही सीटों पर भाजपा को हार का सामना देखना पड़ा है। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना मंथन कर रही है और बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता है उन्हें ग्राउंड जीरो पर उतारकर लोगों से जुड़ने का काम कर रही है। क्योंकि अब इन दिनों सदस्यता अभियान
भी चल रहा है, वो भी उसमें भी खाता जो लोग हैं वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लोग यही चाहते हैं कि भाजपा के साथ जुड़कर काम करें, और स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं होती है, कितना उन्हें भाजपा समझ पाती है और कितना उनको कांग्रेस समझ पाती है, ये उपचुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 40 कारतूस पकड़े जाने पर सरकार को घेरा है। सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराधों का भी जिक्र किया है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर बेटियों के साथ हो रहे अपराध तक के मामले में सरकार को घेरा है। सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। इस मामले को लेकर राज्यपाल तक ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस हैं। भाई इत्यादि से नहीं सवाल है, क्योंकि वो हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है और नेपाल के साथ हमारे संबंधों से जुड़ा सवाल भी है, क्योंकि वो नेपाल की तरफ ले जाते हुए पकड़े गए हैं। तो इसलिए ये मामला बहुत संवेदनशील है। तो सर किस तरह से देखते हैं कि कानून व्यवस्था इसमें सत्ता में किस तरीके की गिरावट आ गई है, सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरीके से अब इस मामले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चिंतनीय विषय है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाकर बीजेपी को घेरा है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अपराधियों के खिलाफ नहीं हो पा रहा सख्त एक्शन। तो उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को चूड़ियां दिखाकर बीजेपी को घेरा और दूसरी ओर अनुसूचित जाति मोर्चा ने मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूड़ियां नारी शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन इस समय प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि हर तरफ अराजकता का माहौल है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही। चूड़ी तो एक सिंबल है, शक्ति का प्रतीक है। सनातन धर्म के अंदर विवाह होता है तो चूड़ी देता है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि भाई ठीक है मैं तेरी रक्षा करूंगा। पिता कन्यादान करता है, कहता है ठीक है मेरी बेटी है, जरूर मैं तेरी रक्षा करूंगा। और दान के रूप में सौंपता है अपनी बेटी को। ये हमारे यहाँ की सनातन धर्म परंपरा है। इन्होंने देश का आर्थिक बलात्कार किया। इन्होंने बेरोजगारों के बच्चों को बेरोजगारी कर करके उनका आप समझें उनके सपनों का बलात्कार किया। आज ये बच्चियों का बलात्कार करने पर आ गए। दिनों से हमारे प्रदेश में बढ़ रहे हैं और सरकार की पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है। सरकार महिलाओं के साथ अपराध के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, आप एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत उनके घर जाने को तैयार नहीं है, तो उसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर मातृशक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा शक्ति भारी मात्रा में एकत्रित हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो ये देखते हुए कि महिला जो चूड़ियाँ होती है वो महिला शक्ति का प्रतीक होती है, तो आज हमारी तरफ से चूड़ियाँ सरकार को और मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। श्रृंखला बहुत पीछे रह गई है। ये तो प्रमाणित हो चुका है कि जो संलिप्त हैं, जितनी भी हिंसा हो रही है प्रदेश में, सारी संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिश करी जा रही है। पेपर लीक मामले से शुरुआत करी जाए, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी के हत्याकांड की बात करी जाए, और जो लगातार यहाँ पे हमारे ISBT में देहरादून की 100 मीटर दूर पुलिस थाना है, वहाँ नाबालिग बच्ची के साथ जो शोषण हुआ, हरिद्वार में जो नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई, और हिंसा लगातार जो बढ़ती जा रही है। ये जो नफरत इन्होंने लोगों में समाज को बांटने के लिए
इन्होंने नफरत जो जड़ों में डाली वो हिंसा में तब्दील होकर और अब समाज में जो कुकृति है वो सामने आ चुकी है। तो देखिए, कांग्रेस ने मोर्चा खोला है प्रदेश सरकार के खिलाफ। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। त्रिशी पंचमी के मौके पर बेरीनाग मंदिर में आयोजित मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। पहली बार मंदिर परिसर में हो रहे मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। एसडीएम यशवीर सिंह ने मेला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला संस्कृति के वाहक हैं। लोक संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के मेले महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। इस मौके पर बेरीनाग मंदिर तक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि 2 दिनों तक मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही झोड़ा चाचरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा मेले का पहला दिन था, जिसमें हमारे पुराना बाजार में मेले का उद्घाटन, उसके बाद हमारे जितनी बालिकाएं स्कूल से आई थी सबने कलश यात्रा के साथ आज मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद हमारे पुराना बाजार में झोड़ा चाची का कार्यक्रम होगा। कल सभी इंटर स्कूल कंपटीशन हमने रखे हुए हैं, जिसमें हमारा थीम है झोड़ा चाचरी और छलिया नृत्य। इसमें हमने नगद पुरस्कार के साथ सभी बच्चों के लिए मोमेंटोज और सभी अभिभावक, सभी टीचर्स और सभी बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी की है। 2 दिवसीय बेरीनाग मेला महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा मेले का पहला दिन था, जिसमें हमारे पुराना बाजार में मेले का उद्घाटन, उसके बाद हमारे जितनी बालिकाएं स्कूल से आई थी सबने कलश यात्रा। मैं जो हूँ सभी क्षेत्रवासियों को इस मेले में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगा और इस मेले से जो सांस्कृतिक गुण है उनको आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता हूँ। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 15 सितंबर से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दूसरे चरण की हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू। 4 हेली कंपनी वर्तमान में सेवा दे रही हैं। प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के दूसरे चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में 4 हेली सेवाएं हेली कंपनियां सेवा दे रही हैं। प्रतिदिन 250 यात्री हेली दर्शन कर रहे हैं। इस साल अब तक 66,829 यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोले गए थे। 2 महीने की यात्रा में भारी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। बरसात में कांवड़ों की भीड़ से केदार घाटी गुंजायमान नजर आ रही है। तो देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा 15 सितंबर से शुरू होने जा रही है और आपको बता दें कि 15 सितंबर से हेली सेवाएं जो हैं वो शुरू होंगी। प्रतिदिन लगभग 250 यात्री हेली सेवा के जरिए दर्शन कर पाएंगे। अभी तक अगर ओवरऑल आंकड़ा देखें तो लगभग 66,829 यात्री हेली सेवा के जरिए दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा 11,10,820 यात्री दर्शन कर चुके हैं। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए थे। हेली कंपनियों की बुकिंग 15 अक्टूबर तक। सेवाएं पूरी तरीके से फुल हैं। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में यात्रियों की भीड़
और ज्यादा होने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में 20 लाख यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 15 सितंबर से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हो रही है और हेली सेवाएं, जिसका लाभ हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो ले रहे हैं। देखिए, लगातार ही हमने देखा है कि जो केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण है वो 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि इसको लेकर अब सभी तैयारियां पूरी हो गई है, क्योंकि बारिश और जो पहाड़ों में हो रही लगातार भूस्खलन के चलते यात्रा प्रभावित हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए अब जो रास्ते हैं वो सुचारू रूप से चल गए हैं और हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। प्रतिदिन 250 के करीब जो व्यक्ति होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वही दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों को समय समय पर जागरूक भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर पहाड़ों में बारिश हो रही है तो आप यात्रा ना करें, क्योंकि बीते दिनों यात्रा काफी प्रभावित हुई है। और जिस तरह से मई माह से जो यात्रा शुरू हुई थी और बीच बीच में आपदा जो आई है उसके कारण रोकी भी गई है, तो यात्रियों को और श्रद्धालुओं को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर बारिश आ रही है तो आप कहीं रुक जाएं, क्योंकि पहाड़ों में यात्रा करना कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन हो सकता है। जी अभिषेक। लेकिन संजय, अब तो क्योंकि मॉनसून अपने आखिरी चरण में है, तो बारिश वाली वो स्थिति नहीं होगी जो पिछले 1-1.5 महीने में रही थी। तो इस बार क्या उम्मीद है प्रशासन को कि संख्या बढ़ने वाली है श्रद्धालुओं की? देखिए, समय समय पर जो मौसम विभाग है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो जहां पहाड़ों में बारिश हो रही है, अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहां भी लगातार हल्की ही बारिश से भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं और मौसम विभाग लगातार ही लोगों को अलर्ट कर रहा है। ऐसे में अब मानसून भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उसके चलते अब कहीं ना यात्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हालांकि पर्यटन विभाग की माने तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो पहले की तरह सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो पहाड़ों के रास्ते हैं उन्हें प्रशासनिक अधिकारी धीरे धीरे खोल रहे हैं और पहले जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही मची है। बारिश से आवागमन ठप हो गया है। जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हरिद्वार में बहादुराबाद में लंबे समय से सड़क निर्माण न होने के कारण मुख्य मार्ग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज जाने वाले मार्ग पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बन गई है। इसके चलते स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। ये अभी गंगनीपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से। इसमें अभी एडीओ पंचायत जो पंचायत राज विभाग को देखते हैं, उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल वो स्थल पर जाकर स्वयं एक जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी करें। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि जो पानी उसमें बह रहा है उसका कहाँ पे हम लोग पानी की निकासी कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान किया। समस्या तो यहाँ काफी सालों से चल रही है। मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी गंदी हो जाती है कि अब पूरा रास्ता पानी कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे भी रोज परेशान होके कहते हैं कि मैडम इस रास्ते को ठीक करवा दो। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एक बार इस रास्ते को लेकर। थोड़ा सा गरीब परिवार के बच्चे हैं और गरीब समाज का ही विद्यालय है। थोड़ा सा इन बच्चों के फेवर में अगर विधायक या प्रधान जो भी कुछ कर सकता है तो करे। प्लीज मेरा आग्रह है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कर दें, रास्ता बन जाए बस। नहीं, प्रधान जी के पास एक बार ये हमने भिजवाया था प्रस्ताव कि थोड़ा सा इस रास्ते को देख लें। ज्यादा नहीं, जितने में बच्चे आते हैं इतना इतना ये सही हो जाए बस। वो कह रहे थे देखेंगे। उसके टेंडर लग चुके हैं। देखिए, वो 98 लाख का रोड था,
उसमें बिलों से लोगों ने उठाने का वो जो है टेंडर हुआ था, बट वो जो रोड रुका कुतुबपुर का, वो पानी की लाइन की वजह से रुका था। वहाँ पे उस वक्त पानी की लाइन बन गई थी और वो कार्य अब उसकी टेंडर दोबारा लग गया है और वो कुतुबपुर तक पूरा बसासत तक आएगा। वो जो रोड हमारा आया था वो बसासत में रोड बनने के लिए आया था कि बाहर का तो हम कैसे भी करा लेंगे, और मैंने 3-4 बार उसमें वहाँ पे टाइल्स लगवाई भी हैं। उधर लक्सर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के सड़क पर आने से ट्रैफिक जाम हो गया। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लक्सर क्षेत्र में जंगली व जलीय जंतुओं का आबादी में घुसना आम बात हो गई है। उधर लक्सर में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा के कामों में धांधली का आरोप लगा है। अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है। लक्सर के अलीपुर जैनपुर पंचायत में मनरेगा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में धांधली का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। यही बताया गया था कि जो ये शिकायतें आ रही है ये हमारे पोर्टल पे भी अपलोड होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी समीक्षा करते हैं, तो उनको स्पष्ट बता दिया गया है और इसका हम फॉलोअप भी करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि आपने कितना निस्तारित किया है और वो अपलोड भी होता है। अब इसमें जब से ये हमारा ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हुआ है तब से जिम्मेदारी और अधिक फिक्स हो गई है। तो ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो मनरेगा के तहत विकास कार्य कराए जा रहे थे, उसमें मैं पहले भी कई बार शिकायत अपनी दर्ज करा चुका हूं, जिसमें ब्लॉक से अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें भारी धांधली पाई गई थी। लेकिन ये रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा, जो ब्लॉक के अधिकारी है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट से प्रतीत यह होता है कि ग्राम प्रधान द्वारा और अपने आप को बचा, क्योंकि ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पवन सिंह सैनी जी हों, चाहे वो शीशपाल सिंह राठौड़ जी हों, रचना जी हों या फिर पाटनी जी हों, उन्होंने उनकी मिली भगत से पैसा का, जो मनरेगा का पैसा है, ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के बंदर बांट करके आपस में बांटा गया है और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्ट बिल्कुल गोलमाल है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लॉक में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। उधर हरिद्वार में एक्शन मोड में जिलाधिकारी नजर आए हैं। नवनियुक्त डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कई कार्यालयों का डीएम ने निरीक्षण भी किया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालय और पटलों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए और नकल निकलवाने आने वाले व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो सके। कलेक्ट्रेट के डिफरेंट पटलों का जो है निरीक्षण किया गया है, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और जो भी हमारे कार्यालय में जो स्टाफ है, जो अधिकारी बैठते हैं, इन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आम पब्लिक के साथ हर संवेदनशीलता का व्यवहार करें। जो भी पब्लिक उनके साथ मिलने आती है, उनकी समस्याओं को सुने और सुनकर उनका समाधान करें। जो पत्रावलियां हैं वो किसी पत्र को लंबित न रखी जाए, अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए, अभिलेखों से नकल लेने में किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो आम पब्लिक है उनके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी सी ठीक की जाए। मैंने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं कुछ यथोचित नहीं दिखी, मुझे न जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ना तब तक बैठने की उनकी व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें हमने देखते हैं। अभिलेखागार में कुछ स्थान की कमी है। उधर चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने पदभार संभाल लिया है। नवनियुक्त डीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें कि डीएम ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया है। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। नवनियुक्त जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया है।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी 2017 यूके बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और नैनीताल जिले में सीडीओ पद पर कार्यरत रह चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।